नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपका निरोगी काया में। आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम मेनोपॉज के सिम्टम्स, उसके कॉज और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मासी मासी रजः स्त्रीणाम रसजं स्रवति त्रहं वत्सरात् द्वादशात् ऊर्ध्वं याति पंचाशतः क्षयम्। आयुर्वेद में मेनार्ज यानी पीरियड स्टार्ट होने का जो समय बताया है वो 12 से लेकर 14 तक है, और मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति यानी पीरियड्स जाने का जो समय बताया है 50 क्षयम यानी एज के 50वें साल में रजोनिवृत्ति होती है। तो 12 से लेकर 50 साल तक ये फर्टाइल एज बताया है, यानी इस समय स्त्री गर्भधारणा कर सकती है और बच्चे को जन्म दे सकती है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे गर्भाशय का जो काम है वो कम होने लगता है, और इसे ही हम मेनोपॉज कहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जैसे मल यानी शौच और मूत्र का त्याग करते समय या होते समय कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसी प्रकार मेनार्ज यानी पीरियड स्टार्ट होते समय और पीरियड्स जाते समय, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, तब कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पर अक्सर ये देखा जाता है कि मेनोपॉज के समय कई महिलाओं को बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये लक्षण हम अभी देखेंगे। हमारे गलत खान पान की वजह से मेनार्ज यानी पीरियड स्टार्ट होने का जो एज है वो थोड़ा जल्दी आ गया, यानी 12 इयर्स के पहले ही मेनार्ज पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। उसी तरह मेनोपॉज भी 50 इयर्स जो एवरेज एज बताया है उसके पहले ही कई महिलाओं को 40 प्लस एज में ही मेनोपॉज होती हुई नज़र आता है। और आयुर्वेद कहता है कि 40 प्लस जो एज होता है उसमें पित्त का आधिक्य और वात का आधिक्य होता है, यानी शरीर में पित्त और वात बढ़ने लगता है। आयुर्वेद अनुसार हृदय मन का स्थान है, और जब मेनोपॉज होता है तो कई महिलाओं को हृदय में मन में कमज़ोरी महसूस होती है। कई महिलाओं को अस्वस्थ फील होता है, कई बार अचानक से धड़कनें बढ़ जाती है। ईश्वर ने महिलाओं को एक वरदान दिया है। नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पास है। हर मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर से कई सारी टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, पर अगर शरीर की नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाती तो शरीर में कई सारी व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती है, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स। बहुत महिलाओं को चेहरे पे पिंपल्स आना या फिर बदन पर खुजली होना, बार बार स्किन इन्फेक्शन होना, डैंड्रफ होना, जेनाइटल ऑर्गन्स में वात बढ़ने के वजह से वहाँ रूक्षता यानी रूखापन आता है। वहाँ ब्लड सप्लाई ठीक से न होने के कारण रूखापन आने लगता है, जिसे हम ड्राइनेस कह सकते हैं। स्त्रियों के शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए बहुत ज़रूरी है। और मॉडर्न साइंस के अनुसार ईस्ट्रोजन की वजह से बोन हेल्थ अच्छा रहता है। मेनोपॉज के समय ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से कई महिलाओं को हड्डियों में कमज़ोरी महसूस होने लगती है। कई बार जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर में वात बढ़ने लगता है। इसे कॉम्पनसेट करने के लिए शरीर मेद धातु को ज़्यादा बढ़ाने लगता है। इस वजह से कई महिलाओं का वज़न बढ़ने लगता है, ब्रेस्ट का साइज़ चेंज होने लगता है, रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल्स में बदलाव होने लगते हैं, वो मोटे होने लगते हैं, मूड स्विंग यानी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने लगती है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, बहुत बार चिड़चिड़ होने लगती है। कई महिलाओं को पीरियड्स इरेगुलर आने लगते हैं, रिदम डिस्टर्ब हो जाता है पीरियड्स का। कई महिलाओं को गठाने भी जाती है, वो छोटे गठान से लेकर बड़ी गठान भी हो सकती है। कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, और बहुत ज़्यादा फ्लो होने की वजह से कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, उस वजह से चेहरा बहुत डल महसूस होना, हॉट फ्लैशेस, रात में ज़्यादा पसीना आना, नींद ठीक से ना आना, बहुत थकान महसूस होना, बाल ज़्यादा गिरना, और वजाइना के एरिया में ड्राइनेस फील होना, ऐसी कई सारी लक्षणें मेनोपॉज के समय दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि आजकल मेनोपॉज
क्यों इतना कष्टदायी हो गया है। कुछ 50-60 साल पहले अगर हम देखेंगे तो कई महिलाओं को मेनोपॉज में कोई सिम्टम्स होते ही नहीं थे। उनका मेनार्च और मेनोपॉज बहुत ज़्यादा सुखकर होता था। आयुर्वेद मेनार्च यानी पीरियड स्टार्ट होने के समय कुछ नियम बताते हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं तो मेनोपॉज के समय कोई भी तकलीफ नहीं होती। आयुर्वेद ने रजस्वला परिचर्या यानी 4 दिन किस तरह खुद का ध्यान रखें इसके नियम बताए हैं। जब कभी भी हमें चोट लगती है तो हम उस एरिया को, उस जगह को आराम देते हैं। इसी तरह गर्भाशय भी अंदर से व्रणित होता है, इसलिए ब्लीडिंग होती है। और अगर ऐसे समय हम उसे आराम नहीं देते हैं, जिस तरह चोट लगने पर हम उस एरिया को आराम नहीं देते तो घाव ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसी तरह गर्भाशय में जो व्रण होता है वो भी ज़्यादा समय लेता है और डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ठीक से न होने के कारण कई सारी व्याधियों को आमंत्रित करता है। इसीलिए पीरियड्स के 4 दिनों में खुद को शारीरिक और मानसिक आराम दे, हाइजीन रखे, पर स्नान करने के लिए नहीं कहा है। जब भी शरीर पे कोई चोट लगती है तो हम उस पार्ट को ढक देते हैं ताकि उस पर पानी ना गिरे और कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी होके वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन ना हो। इसी तरह अंदर से व्रणित जो गर्भाशय होता है, इसे भी यही रूल लागू होता है और इसीलिए आयुर्वेद स्नान करने के लिए मना करता है पर पूरी हाइजीन रखने के लिए कहता है। उन 4 दिनों में खाना रूखा होना चाहिए, यानी ज़्यादा ऑयली स्पाइसी ना हो, क्योंकि ऐसा खाना जो व्रण गर्भाशय में है उसे दूषित करता है। इसीलिए रूखा खाना खाने के लिए कहा है और चटाई पर आराम करने के लिए कहा है। पीरियड्स का एक रिदम होता है, 28 to 35 डेज़ में वो रिपीट होने लगता है। अगर ये रिदम डिस्टर्ब होता है तो पीरियड्स इरेगुलर होगी। ये डिस्टर्ब क्यों होता है रिदम? जब भी हम आहार नियमित समय पर नहीं लेते तो ये रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा क्यों? शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और वो क्लॉक हर एक काम नियमित समय पर करता है। जब हम आहार लेते हैं तो वो आहार का आहार रस में परिवर्तन होता है और उसका एक पार्ट गर्भाशय के पोषण के लिए जाता है। और अगर ये रिदम ठीक से रहेगा तो नियमित उसका पोषण होकर गर्भाशय का काम ठीक से हो पाएगा और पीरियड्स भी एक रिदम में आएंगे, रेगुलर आएंगे। गर्भाशय अंदर से व्रणित होने के कारण शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का आराम देना बहुत ज़रूरी है और इस तरह का बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल और हार्ड वर्क होने की वजह से व्रणित गर्भाशय को आराम नहीं मिल पाता और इस वजह से भी मेनोपॉज के समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ जाती है। आयुर्वेद ने सूतिका परिचर्या यानी पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट पार्टम केयर, आफ्टर डिलीवरी कुछ नियम बताए हैं। अगर उसका पालन करते हैं तो शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस ठीक रहेगा और जो भी कमज़ोरी डिलीवरी के वक्त हुई है वो ठीक से हम रीगेन कर पाएंगे। बच्चा डिलीवर होने के बाद जो नियम बताए हैं उसमें आहार और विहार के दोनों नियम हैं और अगर इन नियमों का पालन नहीं करते तो शरीर में जो थकान है, जो गर्भाशय में थकान है, वो मेनोपॉज के वक्त ऊपर मुंह निकालने लगती है, बहुत सारे लक्षणों के साथ व्यक्त होने लगती है। नहीं वाता द्रुते योनिर वनितानां प्रदुष्यते अतो जित्वा तम अन्यस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम्। आयुर्वेद अनुसार गर्भाशय में जो भी विकृति होती है वो वायु के द्वारा होती है और इसीलिए बढ़े हुए वात का शमन करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मनुष्य को कोई व्याधि हो ही ना, इसीलिए आयुर्वेद ने दिनचर्या करके एक सेपरेट चैप्टर लिखा है और इन नियमों का पालन करते हैं तो कोई व्याधि नहीं होगी। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी ब्राह्म मुहूर्ते सुबह जल्दी उठने के लिए कहा है। अगर जल्दी उठेंगे तो मल मूत्र का जो त्याग है वो वायु के यानी वात के समय होगा। सुबह 6 से पहले वायु का आधिक्य होता है और मल मूत्र का त्याग ठीक से होता है, जिसे हम नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। और मल मूत्र के त्याग के बाद पूरे शरीर को तिल का तेल लगाने के लिए कहा है। नियमित अभ्यंग यानी तेल लगाने से हमारे स्किन से हड्डियों तक तेल जाता है और हड्डियों का अच्छे से पोषण होता है और ऐसे नियमित होने से मेनोपॉज के वक्त
जो हड्डियों में कमज़ोरी होती है वो नहीं दिखाई देती। इसीलिए अपने बच्चों को नियमित अभ्यंग करने की आदत डालें। खान पान हमेशा नियमित समय पर ले। रजस्वला परिचर्या यानी पीरियड्स के जो 4 दिन होते हैं तब खुद को शारीरिक और मानसिक आराम दे। मेनोपॉज के समय अगर वेट गेन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा नमक खाना, ऑयली चीज़ें खाना, बहुत ज़्यादा शक्कर या मीठी चीज़ें खाना अवॉइड करें। मेनोपॉज के समय प्राणायाम ज़रूर करें, उसमें भी भ्रामरी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसे हम हमिंग बी ब्रीथ भी कहते हैं। मेनोपॉज के समय जो भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है उसमें बहुत फ़ायदा कराता है, जैसे मन को शांत करता है, दिमाग को शांत करता है, निराशा जो कॉन्फिडेंस कम हुआ है उसे बढ़ाने में मदद करता है। शारीरिक और मानसिक जो भी कमज़ोरी आई है उसके वजह से ज़्यादा गुस्सा आना, चिंता होना, ये भी कम करने में मदद करता है। शतावरी कल्प या फिर शतावरी चूर्ण का उपयोग आप दूध के साथ कर सकते हैं। आयुर्वेद ने रसायन चिकित्सा बताई है जिसमें सप्तधातु का पोषण होता है, जिसमें आप च्यवनप्राश जैसे औषधियों का मेनार यानी पीरियड स्टार्ट होते समय ही बच्चों के लिए, बेटियों के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। मेनोपॉज के समय जो भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है उसके लिए योगासन, जिसमें आप सुखासन में बैठकर खुद से बातें कर सकते हैं, खुद को शांत रख सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। खुद को इमोशनली कूल और स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन बहुत उपयोगी है। पंचकर्मों में स्नेहन, स्वेदन, बस्ती बहुत उपयोगी है क्योंकि शरीर में वात बढ़ा है और वायु की चिकित्सा बस्ती है। बस्ती चिकित्सा से आपके सप्तधातु का ठीक से पोषण होगा, क्योंकि मेनोपॉज के समय मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो बस्ती से ब्रेन का भी अच्छे से पोषण होगा। और जो भी शरीर में चेंजेस आते हैं जैसे स्किन डल पड़ जाना या फिर रिंकल्स आना, आंखों के नीचे सूजन आना, कॉन्फिडेंस कम होना, ठीक से नींद ना आना, इन सारी तकलीफ़ों के लिए बस्ती बहुत उपयोगी है। और जिन महिलाओं का पेट ठीक से साफ़ नहीं होता वे एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल 40 ml तक ले सकते हैं, पर अपने वैद्य से इसकी पुष्टि कर ले कि आपको कितनी ml की ज़रूरत है। जब ज़्यादा वज़न बढ़ने लगता है तो वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छा व्यायाम है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है तो ऐसे समय पर रक्त मोक्षण बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम हमारी आने वाली जनरेशन्स को ये सारे नियम्स बताते हैं, ये सारे रूल्स वो फॉलो करते हैं तो मेनोपॉज के वो जो कष्टदायी पल होते हैं वे कभी उनके लाइफ में नहीं आएंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ, और आप अगर हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं और ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी सहेलियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।